हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है, अभिनंदन है। ये जो इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है इस पर यूपीएससी 101 पर। सो आज हम लोग बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स में नेशनल इनकम को कंटिन्यू करेंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने बेसिक लेवल पर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम देखा था एंड टुडे विल ऐड सम न्यू कॉन्सेप्ट एंड मेक मोर क्लैरिटी इन द अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से आप सभी लोग का स्वागत है यूपीएससी 101 पर, इंडिया का लार्जेस्ट सबसे ग्रोइंग चैनल। एंड लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो नेशनल इनकम में सबसे पहले अगर आपको याद हो, मैंने कल डिस्कस किया था जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी। और यहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं बेटा, अनअकैडमी पी सिंह 10, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। माय नेम इज प्रमोद सिंह। आई बीन मेंटरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम पास्ट 10 इयर्स और पिछले 10 साल से एस्पिरेंट्स को पढ़ा भी रहा हूं, और मैंने खुद भी एज एस्पिरेंट मैंने मल्टीपल टाइम मेंस एंड इंटरव्यू दिए हैं। लेट्स कंग्रेचुलेट ऑल द अनअकैडमी लर्नर्स। जो टॉप लर्नर्स अनअकैडमी के हैं वो कंग्रेचुलेट करते हैं। जागृति अवस्थी, अपाला मिश्रा, 170 प्लस अनअकैडमी के एस्पिरेंट स्टूडेंट्स ने जो है उन्होंने यूपीएससी निकाला है। एंड आई होप द नेक्स्ट इज यू। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। नेशनल इनकम में कल हमने यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। तो इनकम क्या होता है? इनकम मतलब आप कोई भी इंडिविजुअल जब वर्क करता है तो दे अर्न मनी एंड दैट इज द इनकम। इनकम का कॉन्सेप्ट होता है जो आप अर्निंग करते हो, आपका इनकम होता है। लेकिन अगर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट नेशनल इनकम, इट इज बेसिकली द टोटल इनकम ऑफ एवरीबडी इन द कंट्री। यानी अगर हम इंडिया में सबकी इनकम को ऐड कर दें तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। यानी नेशनल इनकम में हम लोग पूरे इंडिया में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी आउटपुट है, उसको हम मेजर करते हैं और वही हमारा इनकम होता है। सो क्या हम प्रोड्यूस करते हैं? जैसा कि आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में दैट इकोनॉमिक्स इज अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं जिनमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं। हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, हम सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जब ये प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम क्वांटिफाई करके मेजर करते हैं कितना प्रोड्यूस किया। अगर इंडिया में जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय विद इन द बाउंड्री और बाय द पीपल, जब उसका टोटल लेंगे तो उसको हम लोग नेशनल इनकम बोलेंगे। सो देयर आर 4 वेज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। और अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट इज जीडीपी, सेकंड इज एनडीपी, थर्ड इज जीएनपी एंड फोर्थ इज एनएनपी। अभी जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी जीडीपी ये बताता है कि इंडिया की बाउंड्री के अंदर हमने कितना टोटल आउटपुट प्रोड्यूस किया है। अगर अगेन द सेम थिंग, गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं। कैन यू इमेजिन द मैप ऑफ इंडिया? आप मैप ऑफ इंडिया को इमेजिन करिए। इस मैप ऑफ इंडिया के अंदर हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसको हम जीडीपी कहते हैं इन 1 ईयर। यानी 1 ईयर में हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, और उसका जो वैल्यू होता है, मॉनेटरी वैल्यू होता है, उसको हम जीडीपी कहते हैं, ठीक है। वही एनडीपी में हम डेप्रिसिएशन को मेजर करते हैं। द सेम जीडीपी, सेम गुड्स एंड सर्विस, अगर वो नेशनल्स प्रोड्यूस करते हैं, नेशनल्स मतलब ओनली सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, यहां पे रेजिडेंट्स की बात हो रही है, जो भी इंडिया में रहता है डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर, बट यहां नेशनल्स की बात हो रही है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इनकम और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नेशनल्स ऑफ द कंट्री। यानी यहां पर कौन प्रोड्यूस कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर कहां प्रोड्यूस हो रहा है? कंट्री के अंदर। जीडीपी इज ज्योग्राफी, ठीक है। और जीएनपी इज नेशनल्स, कौन प्रोड्यूस कर रहा है। और द फोर्थ कॉन्सेप्ट इज एनएनपी, जहां पे हम डेप्रिसिएशन को काउंट करते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट को हमने कल समझा था, प्रीवियस लेक्चर में समझा था। एंड लेट्स कंटिन्यू दिस फर्दर। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर। यानी ये इंडिया की बाउंड्री है। इस बाउंड्री के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, अगेन मार्क माई वर्ड और ध्यान से सुनिएगा, विद इन इंडियाज बाउंड्री whatever is being produced, जो भी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसका जो टोटल होता है उसको हम जीडीपी कहते हैं। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, यानी हम सिर्फ फाइनल गुड्स को मेजर करते हैं, प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर। तो अगर हम इसको हम फर्दर समझें तो जीडीपी, जी डी एंड पी। जी मतलब ग्रॉस विच मीन्स टोटल, डोमेस्टिक मतलब कंट्री के बाउंड्री के अंदर, एंड प्रोडक्ट इज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जीडीपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू, यानी सकल घरेलू उत्पाद ये बताता है कि हमारे राष्ट्र की सीमाओं में जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, कुल यानी टोटल ऑफ दैट, और वो सारा अंतिम यानी फाइनल आइटम्स होने चाहिए। और इस तरीके से ये ज्योग्राफी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम लोग इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर की बात कर रहे हैं।
इफ एनीथिंग इज प्रोड्यूस आउटसाइड इंडिया तो वो जीडीपी का पार्ट नहीं होगा, जिस कंट्री का पार्ट होगा उस कंट्री के जीडीपी को हम काउंट करेंगे। यानी जीडीपी में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि इंडिया में कुछ भी हो सकता है, या इंडियन फर्म हो सकती हैं या फॉरेन फर्म हो सकती हैं। तो जो भी प्रोड्यूस होता है, इंडियन फर्म या फॉरेन फर्म, सबको हम काउंट करेंगे। वी आर कंसर्न्ड अबाउट द डोमेस्टिक बाउंड्री, इंडिया के बाउंड्री के अंदर जो भी आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब ये जीडीपी निकल गया, और जीडीपी के बाद हमने डेप्रिसिएशन को काउंट कर लिया। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? इट मींस वियर एंड टियर, जो भी इकोनॉमी में वियर एंड टियर हो उसको हम माइनस करते हैं। तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड एनडीपी, जिसको हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। यानी इकोनॉमी में जो भी वियर एंड टियर हो रहा है उसको भी अगर हम अकाउंट करेंगे तो हमारा नेट वैल्यू आएगा। अब सवाल उठता है कि हम नेट क्यों निकालते हैं? हम नेट इसलिए निकालते हैं बिकॉज जब जीडीपी आता है, रिमेंबर अगेन, आई होप यहां तक सबको क्लियर है। नेट इसलिए निकालते हैं बिकॉज व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग समथिंग इन द इकोनॉमी, इन पैरेलल कुछ वियर एंड टियर भी हो रहा होता है। आपने एक मशीन लिया और मशीन से आपने मैन्युफैक्चरिंग किया, मशीन का कॉस्ट भी आप मैन्युफैक्चरिंग में जोड़ रहे हो। मान लो आपने बिस्किट प्रोड्यूस किया, तो इस बिस्किट का कॉस्ट भी आप, मशीन का बिस्किट का जो कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उत्पादन जो मूल्य है, उसमें आप मशीन के भी कंपोनेंट को काउंट करते हो। लेकिन ये मशीन की एक लाइफ है, ये मशीन धीरे धीरे रिप्लेस होगी या वीक होगी या रिपेयर मेंटेनेंस मांगेगी, सो इसकी वैल्यू भी डेप्रीशिएट होगी। यानी जो आज वैल्यू था वो वैल्यू कल कम होगा। पहले पहले साल मशीन नई होगी, नेक्स्ट ईयर शायद उसकी वैल्यू 20% कम होगी। तो एनडीपी यही कहता है कि अभी डेप्रिसिएशन को काउंट करिए। किसके लिए? क्योंकि प्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। कई बार बिल्डिंग की बात करते हैं, बिल्डिंग का वैल्यू डेप्रिशिएट करेगी। कई बार आप मशीनरी की बात कर रहे हैं, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करेगी। तो जीडीपी टॉक्स अबाउट डेप्रिसिएशन ऑफ दोज आइटम जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम लोग अकाउंट करते हैं, और उसको जब अकाउंट करेंगे तो जो कॉन्सेप्ट आएगा नेट का, उसको बोलेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये होता है एनडीपी। तो एनडीपी, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट है, एनडीपी जो है वो कंट्री स्पेसिफिक होता है। कहने का मतलब कि एनडीपी का कॉन्सेप्ट जो होता है वो कंट्री स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हर पूरे वर्ल्ड में कॉमन थ्योरी लगती है। एवरी कंट्री विल कैलकुलेट देयर ओन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि हर कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज या जो इनपुट्स जो प्रोडक्शन में यूज होते हैं उनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। सब लोग के फॉर्मूले अलग अलग हो सकते हैं। अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी एक कॉमन फैक्टर है अक्रॉस द वर्ल्ड। जीडीपी इज अ कॉमन फैक्टर। जीडीपी में आप क्या करते हो, पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री का जीडीपी निकालते हो और उसको मेजर कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। बट दैट इज नॉट द केस विद डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज अ वैल्यू जो वैरी करता है। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। तो अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो हम लोग कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, घर बनाते हैं, उसकी लाइफ 100 ईयर्स है। वहीं आप किसी और जगह जाओगे तो शायद वहां वुडन स्ट्रक्चर्स होंगे, उनकी लाइफ कम होगी। तो आप डेप्रिसिएशन का वैल्यू दोनों में अलग अलग लगेगा। एंड दैट इज वेयर व्हेन वी कैलकुलेट जीडीपी, हम डेप्रिसिएशन का वैल्यू भी कंट्री स्पेसिफिक करते हैं, व्हिच मींस एनडीपी इज कंट्री स्पेसिफिक। एक कंट्री के एनडीपी को हम दूसरे कंट्री के एनडीपी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग एट योर ओन कंट्री लेवल। अपने देश के लेवल पे समझिए कि कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है, और उस डेप्रिसिएशन से आप ये समझने की कोशिश करिए कि कितना वियर एंड टियर हो रहा है। किसी भी कंट्री का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उस वियर एंड टियर को, उस लॉसेस को कम करें, मिनिमाइज करें। ये नेट ऑब्जेक्टिव होता है। तो एनडीपी टॉक्स अबाउट डेप्रिसिएशन, बट एट द सेम टाइम it focuses on within the it focuses on country specific data of depreciation. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो डेप्रिसिएशन की वैल्यूज को एक्सप्लेन करती है कि भाई इतना हम डेप्रिसिएशन वैल्यू काउंट करेंगे, और उसको वो बढ़ा या घटा भी सकती है। इस तरीके से एनडीपी आपका आता है। अब किसी भी इकोनॉमी का एंडेवर क्या होता है, किसी भी इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हर इकोनॉमी का एक मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है दैट दे शुड ट्राई टू रिड्यूस द डेप्रिसिएशन लेवल। उनको डेप्रिसिएशन लेवल को कम करने का उनकी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। तो डेप्रिसिएशन शुड बी रिड्यूस सो दैट एनडीपी का वैल्यू बढ़े। अगर डेप्रिसिएशन कम होगा तो एनडीपी का वैल्यू ज्यादा होगा। इसलिए हम लोग मशीनरी हो गया या स्ट्रक्चर्स हो गए, उसकी लॉन्जिविटी यानी उसकी लाइफ को इंप्रूव करने की बात करते हैं। एंड दैट इज वेयर डेप्रिसिएशन कम हो
तो इट विल पुश इनोवेशन, कंट्री में इनोवेशंस हो, रिसर्च हो, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जिसमें हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इनोवेशंस एंड रिसर्च से हम लोग डेप्रिसिएशन को कम कर सकते हैं। जैसे हम बॉल बेयरिंग यूज कर रहे हैं तो उससे मशीन की लाइफ बढ़ जाती है। जब जैसे हम आपके लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं तो मशीन की लाइफ बढ़ जाती है। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। तो इस तरह से हम एनडीपी के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम बात करते हैं अनअकैडमी के जो वैल्यू ऑफरिंग्स हैं। जो भी एस्पिरेंट सीरियसली अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, आप यूट्यूब पे या स्पेशल क्लासेस में आप डेफिनेटली आपकी लर्निंग अच्छी होती है। बट मेरा ये मानना है कि आपकी लर्निंग और नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाए, एंड इफ यू वांट टू मेक इट मोर स्ट्रक्चर्ड, मोर डिफाइंड, और इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर से पढ़ना चाहते हो, तो यू शुड थिंक अबाउट अनअकैडमी वैल्यू ऑफरिंग्स। यहाँ पे आपको जीएस एंड ऑप्शनल कोर्सेज आर गिवन बाय टॉप एजुकेटर्स इन इंग्लिश एंड हिंदी। दूसरा, यूनिक 100 टेस्ट सीरीज है जहां पे सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल टेस्ट हैं। 20 हाई क्वालिटी आपको नोटबुक्स मिलेंगी घर पे जो आपके डिलीवर होंगी। काफी अच्छी क्वालिटेड बुक्स हैं। मेरे स्टूडेंट जिन्होंने इनरोल किया है, उनसे मेरी रेगुलर इंटरेक्शन होता है, उन्होंने बताया है कि काफी अच्छी किताबें हैं। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग कोर्सेज होंगे, एंड करंट अफेयर्स की आपको मैगजीन भी मिलेगी। तो ये आपका अनअकैडमी का वैल्यू ऑफरिंग है जो कि आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से लाइव क्लासेस करके देख सकते हैं। अनअकैडमी के ब्रॉडली 2 कोर्सेज हैं, प्लस एंड आइकॉनिक। प्लस में आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। और अगर आइकॉनिक लेते हो तो आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड टेस्ट एनालिसिस मिलेगा। आप सभी लोग मेरा कोड PSING10 बेटा डाल सकते हैं, और इस कोड को डालने के बाद आपको 2 बेनिफिट होंगे। एक तो फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा इंटायर कोर्सेज पे, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट इस कोड को डालने के बाद यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड आई विल पर्सनली मेंटर योर जर्नी। आपकी जर्नी को हम पर्सनली मेंटर करेंगे, गाइड करेंगे। प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, आंसर राइटिंग हो गया। इनफैक्ट अनअकैडमी के कोर्सेज को कैसे आप अच्छे से यूज कर पाओगे, वो बेनिफिट भी मैं आपको बताऊंगा। एंड एज अ मेंटर, मैं जो सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं उसके अलावा पूरी प्रिपरेशन के मेंटर, एज अ गाइड मैं आपका हेल्प करूंगा। ये मेरा पर्सनल प्रॉमिस है। ठीक है, तो ये भी 12 मंथ्स का या 24 मंथ्स का कोर्स जो भी आपको सूट करता है आप ले सकते हो। माई कोड इज PSING10। ऑप्शनल भी अगर ले सकते हो, 10% डिस्काउंट में ऑप्शन ले सकते हो, अगेन यूजिंग माई कोड, और आप इस ऑप्शन के बेनिफिट को उठा सकते हो। चलिए, तो हमने GDP और NDP का कॉन्सेप्ट समझा। अब बात करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल, ग्रॉस मतलब टोटल, नेशनल मतलब नेशनल्स यानी सिटीजन्स की हम बात कर रहे हैं, और प्रोडक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है। ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये कहता है कि भी हम कितना भी, जो भी हम आउटपुट निकाल रहे हैं बाय नेशनल्स अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी सिटीजन्स भारत में भी रहते हैं और भारत के बाहर भी रहते हैं। सो GNP में हम क्या करते हैं, GNP का मतलब होता है GDP प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी हम बाहर की इनकम को ऐड करते हैं। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा GNP। लेकिन GNP में इनकम फ्रॉम अब्रॉड में हम लोग वो सारी इनकम को काउंट करेंगे जो नेशनल्स यानी इंडियन नेशनल्स द्वारा आ रही है। लेकिन एट द सेम टाइम वी विल डिडक्ट, हम लोग उन इनकम को माइनस करेंगे जो भारत से बाहर जा रही है। अब सवाल उठता है कि भारत से बाहर इनकम कौन सी जा रही है। एक फॉरेन नेशनल है, वो भारत में जॉब करते हैं, वो सिटीजन किसी और देश के हैं लेकिन इंडिया में जॉब करते हैं। तो जिस तरीके से हम ये बात कह रहे हैं कि हम लोग अपना GNP निकालेंगे, जब हम लोग अपना GNP निकालेंगे तो हमारे GNP में इंडिया के जो लोग हैं उनका इनकम हम काउंट करेंगे पूरे विश्व भर में। उसी तरह से अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, विद इन इंडिया, तो हमारे जो फॉरेनर्स इंडिया में रहते हैं उनका इनकम उस कंट्री की GNP में काउंट होगा। एग्जांपल जैसे लेते हैं USA की मैं बात करता हूं, तो अगर हम USA की बात करते हैं तो US सिटीजन मान लीजिए इंडिया में जॉब करता है, एक इंडियन फॉरेन MNC, उसमें एक US सिटीजन जॉब करते हैं और उनकी इनकम को हम इंडिया की GDP में काउंट करते हैं। लेकिन जब GNP में काउंट करेंगे तो उनकी इनकम को हम डिडक्ट करेंगे, क्योंकि हम जब GNP में हम सिर्फ नेशनल्स की बात कर रहे हैं, जो इंडियन नेशनल्स हैं सिर्फ उसी की बात करेंगे। फॉरेन नेशनल्स की इनकम को हम डिडक्ट करेंगे क्योंकि वो दूसरी कंट्री के GNP का पार्ट है। तो USA का रेजिडेंट जो इंडिया में है, ध्यान दीजिएगा, USA का रेजिडेंट जो इंडिया में है, सिटीजन USA के हैं, उनकी जो इनकम है इट इज द पार्ट ऑफ GNP ऑफ USA की GNP का पार्ट होगा। तो यहां पर हम लोग जब काउंट करते हैं इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेट होना चाहिए।
विच मीन्स हम लोग जो फॉरेन इंडियन नेशनल जो फॉरेन से अर्निंग होती है उसको हम ऐड करेंगे, और फॉरेन नेशनल जो इंडिया में उनको हम माइनस करेंगे। तो इसके दो पार्ट होंगे, प्लस और माइनस भी होगा। प्लस वो होगा जो इंडियन सिटीजन, मान लीजिए एनआरआई है, बाहर है, वो अपनी इनकम इंडिया में भेजते हैं, और माइनस इसलिए होगा क्योंकि जो फॉरेन नेशनल्स हैं, जो इंडिया में है, वो अपने पैसे को लेके जाएंगे, तो ये फॉरेन नेशनल्स हो जाते हैं, तो इनको हम डिडक्ट करेंगे। तो इसलिए ये इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाता है। तो जीएनपी इज द एस्टिमेट ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी हम यहां भी गुड्स एंड सर्विसेज की ही बात कर रहे हैं, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम ओन्ड बाय द कंट्रीज नेशनल्स। यानी एक अकाउंटिंग मेथड है। आप ये सोच रहे होंगे यार ये इनकम भारत में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग इनकम को मेजर कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। अब घर में 4 लोग हैं, फैमिली के 4 लोग हैं, ठीक है, देयर आर 4 पीपल इन द फैमिली। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। घर के 4 लोग हैं और 4 डिफरेंट सिटीज में रहते हैं। देयर आर 4 पीपल हु लिव इन 4 डिफरेंट सिटीज इन इंडिया। फादर मदर कहीं और अलग अलग जॉब करते हैं, हस्बैंड वाइफ भी जॉब करते हैं, देयर फैमिली ऑफ 4 है। अब ये जो 4 लोग अलग अलग जगह नौकरी करते हैं, तो आप फैमिली की इनकम को क्या बोलोगे? आप कहोगे भी इन सबकी इनकम को ऐड कर लेते हैं, तो दैट इज द इनकम ऑफ द फैमिली। ये अलग बात है कि हर इंडिविजुअल अपनी इनकम अपने पास रख रहा है और खर्च कर रहा है। उसी तरह से जीएनपी इज बेसिकली अकाउंटिंग प्रोसेस, जहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि भारत के जो नागरिक विश्व भर में है, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन सिटीजन अक्रॉस द वर्ल्ड, उनकी इनकम को हम टोटल ले रहे हैं। यहां पर बाउंड्री का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पर सिटीजन का कॉन्सेप्ट है। अक्रॉस द वर्ल्ड इंडियंस द्वारा जो इनकम जनरेट होती है, या इंडियंस द्वारा जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम जीएनपी कहते हैं, ठीक है ना। तो जीडीपी इज वेयर प्रोडक्शन टुक प्लेस, यानी भारत के अंदर की बात कर रहे हैं अगर मैं इंडिया की जीडीपी की बात कर रहा हूं। एंड जीएनपी इज हु प्रोड्यूसेस, यानी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में सोचिएगा, कोई डाउट होगा तो हम अगले लेक्चर्स में इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। आई होप यहां पर ये कॉन्सेप्ट आपको जीडीपी एंड जीएनपी का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और नहीं हुआ होगा तो एक लॉजिकली सोचिएगा कि भाई क्यों हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जीडीपी और जीएनपी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि हम लोग एक अकाउंटिंग कर रहे हैं और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी कंट्री का इनकम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर जीडीपी की बात करता हूं स्पेसिफिकली, तो जीडीपी क्या बोलता है? जीडीपी कहता है भाई दिस इज द इनकम ऑफ द कंट्री, एक देश का इनकम है। इनफैक्ट ये एक कंट्री का, इट इज ऑल्सो द आउटपुट ऑफ द कंट्री। वो गुड्स हो गया या सर्विसेज हो गया, ये कंट्री का इनकम भी है और गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू भी है, यानी आउटपुट की हम बात कर रहे हैं। तो जीडीपी इज द इनकम ऑफ द कंट्री, ऑल्सो इट इज द आउटपुट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो इस तरह से हम जीडीपी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब यहां पर भी सेम डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जीएनपी में। तो एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिए एनएनपी क्या कह रहा है? एनएनपी नेट इनकम की बात कर रहा है। किसकी नेट इनकम? नेशनल्स की नेट इनकम। सो एनएनपी टॉक्स अबाउट नेट इनकम ऑफ द नेशनल्स, सिटीजंस। नेशनल्स मतलब सिटीजंस, यानी एनएनपी ये कह रहा है कि भी हमारे देश का कुल इनकम ये है सिटीजंस द्वारा। यानी अगर हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, सो आई कैन डिवाइड दिस एनएनपी बाय द पॉपुलेशन। अगर यहां पे मैं पॉपुलेशन से डिवाइड करता हूं, तो यहां पे आपका पर कैपिटा इनकम आता है, प्रति व्यक्ति आय। और चूंकि हम लोग एनएनपी में सिर्फ नेशनल्स की बात कर रहे हैं, तो हमारा पर कैपिटा इनकम नेशनल्स द्वारा जो है, जो आता है, वही हम काउंट कर रहे हैं, और ये आपका रियल पर कैपिटा इनकम है। तो कई बार लोग एनएनपी को ये भी कहते हैं कि भी एनएनपी ही हमारा नेशनल इनकम है, क्योंकि एनएनपी में हम लोग नेट की बात भी कर रहे हैं, हम लोग रेजिडेंट्स की बात कर रहे हैं। तो ये आपका एनएनपी इज इक्वल टू नेशनल इनकम, कई लोग कई जगह आप किताबों में पढ़ोगे। बट कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए तो जीडीपी इज अ मोर ब्रॉड पैरामीटर, और जीडीपी को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, और उसको हम डिटेल में भी और समझेंगे। आई होप यहां तक सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और यहां पर हमने जीडीपी को कॉन्सेप्ट ला दिया, जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो जीएनपी होता है, माइनस डेप्रिसिएशन, ये एनएनपी का फॉर्मूला हो गया। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? जीडीपी पढ़ लिया, एनडीबी पढ़ लिया,
जीएनपी पढ़ लिया और एनएनपी पढ़ लिया। तो इन चारों कॉन्सेप्ट को हमने अभी समझ लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब कोई भी प्रोडक्शन होता है या इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप प्रोड्यूस करते हो, बट प्रोडक्शन के लिए आपको कुछ इनपुट्स चाहिए होते हैं, यू नीड सर्टेन इनपुट्स। और वो इनपुट्स क्या होते हैं, उनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, यानी उत्पादन के कारक जिससे उत्पादन हो रहा है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द इनपुट्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन। आप किसी भी फैक्ट्री को ले लीजिए, किसी भी बिजनेस को ले लीजिए, और आप इमेजिन करने की कोशिश करिए, तो आपको एक चीज समझ में आएगी। ये चारों चीजें, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये चारों जो है इनपुट चाहिए होते हैं किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में। आपने एक फैक्ट्री की शुरुआत करी तो आपको लैंड चाहिए होगा, आपको प्रोडक्शन साइट चाहिए होगा, आपको कुछ इनपुट भी चाहिए होगा। मान लीजिए आप कोल यूज कर रहे हो या पावर जनरेशन का काम कर रहे हो। दूसरा, यू नीड पीपल हु वर्क, आपको एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, और वो स्किल्ड भी हो सकते हैं, मैनुअल भी हो सकते हैं। तो स्किल्ड और मैनुअल, बट लेबर इनपुट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट लेबर फैक्ट्री का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। द थर्ड इज कैपिटल, यानी हम पूंजी की बात कर रहे हैं। मशीनरी हो सकता है इसमें, टेक्नोलॉजिकल इनपुट हो सकता है इसमें, ठीक है। तो ये सारा आपका कैपिटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल हो सकता है, फाइनेंशियल कैपिटल हो सकता है। पूंजी पैसा भी हो सकता है, मशीनरी भी हो सकती है। तो कैपिटल एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। सो कैपिटल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट कैपिटल आप यूज नहीं कर सकते हो, विदाउट मशीनरी आप फैक्ट्री बना नहीं सकते हो, विदाउट यू नो टेक्नोलॉजी या इनपुट्स आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, विदाउट मनी, वर्किंग कैपिटल, पैसा चाहिए होगा आपको बिजनेस चलाने के लिए। सो दिस इज थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता या उद्यमिता। जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो ओनर होता है फैक्ट्री का या बिजनेस का, किसी भी यूनिट का, आप किसी भी बड़ी कंपनी को देखोगे तो देयर आर पीपल हु मस्ट हैव स्टार्टेड, जिन्होंने शुरुआत करी होगी, तो वो एंटरप्रेन्योर्स होंगे। सो दीज आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और ये हमारे उत्पादन के कारक हैं, इनके बिना प्रोडक्शन होना संभव नहीं है। अब एक और कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप यहां पे समझिए। जब भी हम जीडीपी निकालते हैं या हम जीएनपी निकालते हैं, तो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को काउंट करते हैं। एंड जो आपका जीडीपी होता है, उसमें हम लोग फैक्टर इनकम लेते हैं, विच मीन्स जीडीपी तभी मेजर होगा जब ये सारे इनपुट्स यूज होंगे। यानी जब जीडीपी को आप तभी मेजर करोगे जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड। जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब यूज होगा, तब जो आउटपुट आएगा उसी को हम जीडीपी कहेंगे। अगर कोई हमको गिफ्ट दे दे रहा है, कोई हमको एड दे दे रहा है, तो वो जीडीपी का पार्ट नहीं होगा। अगर कोई पैसा ऐसे आता है जिससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उसको जीडीपी का पार्ट नहीं कहेंगे। सो जीडीपी इज गोइंग टू बी फैक्टर इनकम। जीडीपी में हमेशा फैक्टर या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें ही हम जीडीपी एंड जीएनपी को मेजर करेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं। आप सर्विसेज में भी आपको ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं कहता हूं आपने एक कंप्यूटर फर्म स्टार्ट किया, तो आपको ऑफिस चाहिए होगा, ठीक है। घर से भी स्टार्ट करोगे तो भी आपको एक ऑफिस चाहिए होगा। लेबर चाहिए होगा, मैनुअल इंजीनियर्स चाहिए होंगे, स्किल्ड होंगे, ठीक है। कैपिटल चाहिए होगा आपको, वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, मशीनरी चाहिए होंगे, गैजेट्स चाहिए होगा, ठीक है। और जिसने स्टार्ट किया है, तो जो गुड्स को प्रोड्यूस करने में इनपुट्स लगेंगे, सिमिलर लाइंस पर द इनपुट्स विल आल्सो बी देयर फ्रॉम द सर्विसेज एज वेल। तो सर्विसेज में भी आपके ये इनपुट्स लगेंगे। चलिए, तो यहां तक क्लियर है, आई होप, नो डाउट्स। अब इस क्वेश्चन को देखिए। इन रेफरेंस टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी उत्पादन के कारकों में से जुड़ा हुआ इस स्टेटमेंट को देखिए। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द रिसोर्सेज पीपल यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल रेफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स मेड विद मनी इन प्रोडक्शन। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपको मैं नेक्स्ट 30 सेकंड देता हूं, एंड आप इसको आंसर करने की कोशिश करिए। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, तो स्टेटमेंट वन क्या कहता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज में इनपुट की तरह यूज करते हैं। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल रिफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स मेड विद मनी, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, आंसर इसमें सी होगा। आई होप ये आंसर आपको मिल गया होगा। चलिए, तो यहां तक हमने कॉन्सेप्ट को समझा। अब हम आगे लेके चलते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ नेशनल इनकम। जैसा मैंने आपको कहा कि हम लोग जब गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं। यानी यहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमारे यहां फैक्टर कॉस्ट आ जाता है, यानी आप कह सकते हैं एक्स फैक्ट्री कॉस्ट। आपने फैक्टर कॉस्ट निकाला है, मतलब इनपुट्स यूज हो रहा है, फैक्ट्री में हो रहा है, तो फैक्ट्री मींस फैक्टर कॉस्ट, जहां पे इनपुट्स की जरूरत पड़ती है। तो जब जीडीपी निकालेंगे तो हम फैक्टर कॉस्ट की बात करेंगे। जब भी फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है तो फैक्ट्री के जो बाहर आउटपुट आएगा विच विल इन्वॉल्व फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द्वारा जो आउटपुट आएगा उसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे। और इसी में जब जीडीपी निकालेंगे, पूरे देश का जो आउटपुट है वो फैक्ट्री लेवल पे काउंट करेंगे, तो दैट विल बी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यानी जब फैक्ट्री में बन रहा है और वो आप तक पहुंच रहा है, लेकिन उस पहुंचने में कुछ प्रोसेस है, प्रक्रिया लगती है। बट फैक्टर कॉस्ट टॉक्स अबाउट कि फैक्ट्री लेवल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, और जहां पे इनपुट्स आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमारा एक तरह से टोटल आउटपुट की बात कर रहा है, पूरे देश में जो आउटपुट आ रहा है वो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बता रहा है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, आई विल एड समथिंग। अब ये सामान जब आप तक पहुंचता है तो क्या होता है, सोचिए। सरकार आती है बीच में, डज गवर्नमेंट कम इन बिटवीन? आंसर इज यस, गवर्नमेंट आती है। गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस लेती है, और वो टैक्सेस मेनली इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो सरकार आपसे इनडायरेक्ट टैक्सेस लेती है, जीएसटी ले सकती है, एक्साइज यानी उत्पादन कर जिसको बोलते हैं, उत्पादन शुल्क। बाहर से आ रहा है तो कस्टम हो सकता है, कस्टम ड्यूटीज। तो इस तरह से हम लोग जीडीपी एट इनडायरेक्ट टैक्स, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, और ये जो जीडीपी इसके बाद आता है जो आप तक पहुंचता है इसको बोलते हैं मार्केट कॉस्ट। सो एमसी इज मार्केट कॉस्ट। ठीक है, तो ये हमारा जीडीपी का फॉर्मूला हो जाता है। अब एक और चीज है, कोई भी सामान मार्केट में जब आपके पास आता है, कोई भी चीज मार्केट में जब आप, कोई भी सामान जब मार्केट में आपके पास आता है तो सरकार उस पर टैक्स लगाती है। लेकिन कई बार सरकार प्रोडक्शन में कुछ इनपुट दे सकती है, सरकार प्रोडक्शन में सहयोग करती है, और वो इनपुट मेनली किसी सम काइंड ऑफ सब्सिडी, मॉनेटरी सपोर्ट होता है या टैक्स बेनिफिट हो सकते हैं, तो सब्सिडी गवर्नमेंट दे सकती है। तो सब्सिडी को अगर हम प्रोडक्शन में काउंट करते हैं, इमेजिन करिए सब्सिडी मिल रही है, आप कुछ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बना रहे हो, आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ऑयल बना रहे हो, ऑयल सीड से ऑयल बना रहे हो, और यहां पे सरकार कहती है कि भी हम चाहते हैं कि देश में प्रोडक्शन हो, तो हम सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह से देश की बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। सब्सिडीज एक तरह का कुशन है, सपोर्ट है, वो गरीब लोगों को भी मिल सकता है। इट कैन बी गिवन टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एज वेल। हमारे यहाँ प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम अभी सरकार चला रही है, पीएलआई। तो सब्सिडी इज बेसिकली अ सपोर्ट, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी सपोर्ट गिवन बाय द गवर्नमेंट। वो डायरेक्ट फॉर्म में, इनडायरेक्ट फॉर्म में हो सकता है। तो जब सब्सिडी अगर हम काउंट करेंगे, मान लीजिए सब्सिडी सरकार देती है, तो सब्सिडी भी यहां पे इनपुट होगा। लेकिन सब्सिडी कहां पे मिलेगी? सब्सिडी फैक्ट्री में इन्वॉल्व होगी, और सब्सिडी जो है प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर देगी, बढ़ाएगी नहीं। सब्सिडी उतना, जितना सब्सिडी गवर्नमेंट देती है उतना कॉस्ट सब्सिडी का गवर्नमेंट बियर करती है अपने टैक्स द्वारा। तो अगर हम सब्सिडी को यहां काउंट करेंगे तो वो सब्सिडी कॉस्ट को कम करेगी, बढ़ाएगी नहीं। यानी जो फैक्ट्री लेवल पे सब्सिडी मिलता है, कोई सामान 100 रुपए का बन रहा है, सरकार ने सब्सिडी दे दी तो वो सामान अब 90 रुपए का हो गया। तो ये जो 10 रुपीज है सब्सिडी, ये सरकार देती है, और जब 10 रुपीज सरकार सब्सिडी देती है तो इससे आपका कॉस्ट जो है कम हो जाता है, आपका इनपुट कॉस्ट कम हो जाता है। यानी अगर मैं इस सब्सिडी को, कंपोनेंट को अगर मैं इस फॉर्मूले में अंडरस्टैंड करूं तो मैं ये कह सकता हूं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट।
सॉरी मार्केट कॉस्ट। तो ये बेसिकली यही हो जाता है। तो हम लोग जब ये बात करते हैं, कॉस्ट की बात करते हैं, तो कॉस्ट दो लेवल पे होंगे, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट कॉस्ट। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट हो जाता है। तो चलिए इस फॉर्मूले को समझते हैं। तो इनकम कैलकुलेट होती है फैक्टर कॉस्ट या मार्केट कॉस्ट पे, जैसा मैंने समझाया। फैक्टर कॉस्ट आर द इनपुट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर। जब प्रोडक्शन होता है तो जो इनपुट कॉस्ट होता है उसकी बात कर रहे हैं, विच इज इनकर्ड एट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इट इन्वॉल्व्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। While market cost is derived right after adding indirect taxes to the factor cost। यानी मार्केट कॉस्ट में आप टैक्सेस को जोड़ते हो, और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस ही जुड़ेंगे इसमें, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस इनकम से लगता है, प्रोडक्शन में नहीं लगता है। तो जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। और जैसा मैंने बताया, सब्सिडी को जब अकाउंट में लेते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है। तो ये जीडीपी माइनस जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी हो जाएगा, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके पास आते आते वो जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट होगा। यानी अगर इसकी हम बात करते हैं, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी इक्वल टू मार्केट कॉस्ट। तो ये जो रिलेशन है फैक्टर कॉस्ट में और मार्केट कॉस्ट में, इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी कंपोनेंट भी आ सकता है। तो ये आपका एक तरह से फॉर्मूला आप समझ सकते हो, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी इक्वल टू मार्केट कॉस्ट। अगर मैं इस दोनों को नेट की बात कर लूं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस नॉर्मली सब्सिडी से ज्यादा होंगे कभी भी सरकार, क्योंकि सरकार अपनी इनकम से ज्यादा सपोर्ट नहीं दे सकती है। सब्सिडी एक सपोर्ट है, और सपोर्ट गवर्नमेंट अपने टैक्सेस द्वारा ही दे पाएगी। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट टैक्सेस इक्वल टू मार्केट कॉस्ट, तो ये आपका रिलेशन आप हो सकता है। नॉर्मली आप इस रिलेशन को याद रखिएगा, और इससे आपके काफी सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट कॉस्ट। ठीक है। और हाँ, इंडिया का जो ऑफिशियल जीडीपी है वो जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट हम निकालते हैं। ठीक है। अब इसके बारे में फर्दर एक और कॉन्सेप्ट है, उसको समझेंगे तो और इसमें क्लैरिटी आएगी ना। जब हम कॉस्ट निकालते हैं, दो तरह का कॉस्ट होता है, एक होता है कांस्टेंट और करंट। कांस्टेंट और करंट क्या होता है? आपने कोई चीज प्रोड्यूस किया, तो प्रोड्यूस करने में कॉस्ट कैसे निकालोगे? कि भी टोटल प्रोड्यूस है, उसका प्राइस है, और इनटू क्वांटिटी। यानी देश में जो भी आउटपुट हो रहा है उसका एक क्वांटिटी है। तो आप जब जीडीपी निकालोगे तो जीडीपी क्या होगा भाई? जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, प्राइस होगा इनटू क्वांटिटी होगा, इसका हम सब ऐड कर देंगे, इसका समेशन ले लेंगे। अब मान लो पूरे भारतवर्ष में हमने साल भर में 10 करोड़ चीजें बनाई, तो 10 करोड़ चीजों बनाई, उसका प्राइस और जितनी क्वांटिटी है वो आपने सबको ऐड कर दिया, वही जीडीपी हो जाता है। लेकिन एक समस्या है, जब हम लोग जीडीपी निकालते हैं तो हम लोग यहां दो कंपोनेंट की बात करते हैं। एक बात करते हैं क्वांटिटी, कितना आपने प्रोड्यूस किया है, दूसरा बात करते हैं प्राइस। सो व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग जीडीपी, इट इज अबाउट द आउटपुट। हम लोग जीडीपी में आउटपुट की बात करते हैं, और आउटपुट प्राइस से नहीं होता है, आउटपुट आपका क्वांटिटी से होता है। आपने कितने आइटम्स बनाए, कितना गुड्स एंड सर्विसेज बनाया। सो इन दिस जीडीपी, क्वांटिटी इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज जीडीपी इज अबाउट टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। यानी आप गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हो। लेकिन जब क्वांटिटी प्रोड्यूस होता है तो उसको आप एक प्राइस टैग लगाते हो कि भाई ये इसका वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू, और जितने भी हमने आइटम बनाए हैं उनका मॉनेटरी वैल्यू इतना है, तो उससे आपको क्वांटिटी निकलता है, और क्वांटिटी का प्राइस निकाल के आप जीडीपी निकाल देते हो। बट यहां पे क्वांटिटी बढ़ेगा तो अच्छा है, कोई क्वांटिटी बढ़ रहा है मतलब जीडीपी बढ़ रहा है। जितनी क्वांटिटी बनेगी उतना फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा, उतना जॉब होगा। बट जो प्राइस का जो फैक्टर है वो बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि प्राइस जो होता है ना वो वेरिएबल होता है, प्राइस बदलता रहता है। प्राइस डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, प्राइस कम हो जाएगा। जीडीपी कम हो गया उस हिसाब से, अगर आप देखोगे भाई जीडीपी कम हो गया, लेकिन एक्चुअली प्राइस कम हुआ है, आउटपुट नहीं कम हुआ है। उसी तरह से कोई सामान डबल हो गया, ऑयल, अभी ऑयल का प्राइस डबल हो गया, ऑयल का प्राइस डबल हुआ, जीडीपी नहीं बढ़ा, ऑयल का प्राइस बढ़ा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भी ऑयल का प्राइस बढ़ा तो जीडीपी भी डबल हो गया। तो ये जो प्राइस है, ये इसके अंदर इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट होता है, महंगाई से प्राइस हर साल बढ़ता रहता है। इसीलिए हम लोग दो प्राइस निकालते हैं। एक प्राइस जिसमें एक प्राइस जिसमें प्राइस को हम कांस्टेंट ले लेते हैं। यानी जीडीपी कांस्टेंट क्या होता है? जीडीपी कांस्टेंट वो जीडीपी होता है जहां पे प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस नहीं बदल रहा है, प्राइस को आपने फिक्स कर दिया।
और जीडीपी करंट वो होता है जिसमें आपने करंट प्राइस को ले लिया। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? यानी हम दो तरह का जीडीपी निकालेंगे, एक कांस्टेंट प्राइस पे और एक करंट प्राइस पे। तो करंट प्राइस वो होता है जहां इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं। करंट प्राइस इंक्लूड्स द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, वेर इन कांस्टेंट प्राइस इन्फ्लेशन इज स्टैंड स्टिल, यानी इन्फ्लेशन फिक्स रहता है, नहीं बढ़ता है। और ये जो कांस्टेंट प्राइस, जिसको हम कांस्टेंट की बात करते हैं, वो जो ईयर होता है उसका प्राइस भी लेंगे लेकिन वो बेस ईयर हो जाता है। तो हम लोग जब जीडीपी निकालते हैं तो जीडीपी एट बेस ईयर, जीडीपी एट बेस ईयर इज जीडीपी कांस्टेंट। याद रखिएगा ये वर्ड, जीडीपी एट बेस ईयर, जीडीपी कांस्टेंट होगा जीडीपी जहां प्राइस बेस ईयर पे होगा, जीडीपी करंट जहां प्राइस करंट मार्केट प्राइस पे हो। यानी जब जीडीपी निकालते हैं दो तरह का जीडीपी निकालें, करंट जीडीपी एंड कांस्टेंट जीडीपी। जैसा मैंने आपको कहा, जीडीपी इज ऑल अबाउट आउटपुट, हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन अगर प्राइस डबल हो गया, मान लीजिए लास्ट ईयर जीडीपी हमारा 3 ट्रिलियन था और सारा सामान का प्राइस डबल हो गया, यानी अब 6 ट्रिलियन हो गया जीडीपी, लेकिन आउटपुट नहीं बढ़ा, लेकिन आप खुश हो जीडीपी बढ़ गया। तो ये फॉल्स पिक्चर दे रहा है। इसलिए हम लोग जब ऑफिशियल जीडीपी निकालते हैं तो हम करंट प्राइस को ना लेके हम कांस्टेंट प्राइस की बात करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, जीडीपी जो मार्केट कॉस्ट है वो हमारा ऑफिशियल जीडीपी है, इसको कांस्टेंट की बात करेंगे तो जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट कॉस्ट इज द ऑफिशियल जीडीपी ऑफ इंडिया। तो भारत का जो ऑफिशियल जीडीपी होता है वो हम बेस ईयर पे काउंट करते हैं, करंट ईयर पे काउंट नहीं करते हैं। क्योंकि अगर करंट ईयर पे काउंट करेंगे तो इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो गलत पिक्चर शो करेगा। अगर सामान सब सारे महंगे हो जाएंगे, जीडीपी आपको बड़ा नजर आएगा। लेकिन जीडीपी इज अबाउट आउटपुट, इट इज अबाउट क्वांटिटी दैट वी आर प्रोड्यूसिंग। तो प्राइस को, इसलिए हम लोग प्राइस का जो फैक्टर को हम लोग हटाने का प्रयास करते हैं। एक आपको एग्जांपल लेता हूं, इससे आपको क्लैरिटी और बढ़ेगी। मान लीजिए हम लोग को जीडीपी निकालना है और इकोनॉमी में दो ही चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, एक है एप्पल, दूसरा है पेन। ठीक है, तो अभी मान लो ये प्राइस 2011 का है, बेस ईयर 2011 है। ठीक है, और क्वांटिटी जो है, इसको चेंज कर देते हैं, 2011, प्राइस 2021 और क्वांटिटी 2021, ये बेस ईयर है। अब देखो हम जीडीपी कांस्टेंट निकालते हैं, जीडीपी कांस्टेंट क्या होगा? प्राइस एट बेस ईयर, ठीक है, एप्पल का प्राइस एट बेस ईयर, क्वांटिटी आज की बात करेंगे। ठीक है, अभी हमको यही क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आज जीडीपी, हम वी आर कैलकुलेटिंग जीडीपी फॉर टुडे, आज के लिए जीडीपी निकाल रहे हैं, 2021 की बात हो रही है यहाँ पे। तो जीडीपी क्या होगा? क्वांटिटी पहले 100 था, अब 200 हो गया, तो ये 2011 की क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम आज की बात कर रहे हैं। तो जीडीपी कांस्टेंट में प्राइस बेस ईयर पे होगा और क्वांटिटी आज का होगा, तो ये जीडीपी निकल जाता है, जीडीपी ये निकल जाए कांस्टेंट। और जब करंट पे निकालते हो तो प्राइस हम आज का लेंगे। देखो ये 2011 बेस ईयर का प्राइस है और ये आज का प्राइस है। अब 10 साल में प्राइस बढ़ा ही होगा, बट वी आर मोर कंसर्न अबाउट द आउटपुट, हम आउटपुट की बात कर रहे हैं। तो जब हम जीडीपी 2021 का निकालेंगे तो दो तरह का जीडीपी निकालेंगे, जीडीपी कांस्टेंट 2021 का और जीडीपी करंट 2021 का। अब दोनों जीडीपी को कंपेयर करेंगे, आप देखो यहाँ पे जीडीपी कांस्टेंट 8000 है और जीडीपी करंट 14000 है। अगर हमको कंपेयर करना होगा तो हम 11 का भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम आज की बात कर रहे हैं। सो देयर आर टू डेटा, दैट इज जीडीपी कांस्टेंट एंड जीडीपी करंट। अब सवाल उठता है कि करंट वाला क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज हम करंट प्राइस पे देखना चाहते हैं कि डेटा क्या है। बट जो ऑफिशियल जीडीपी है वो है जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट कॉस्ट, ये ऑफिशियल जीडीपी, याद रखिएगा। एक और बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो जीडीपी कांस्टेंट होता है इसको हम रियल जीडीपी बोलते हैं, इट इज द रियल जीडीपी ऑफ द कंट्री। और जीडीपी जो करंट होता है उसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। तो ये वर्ड भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, नॉमिनल जीडीपी जब करंट मार्केट प्राइस पे लेते हैं, एंड रियल जीडीपी वो होता है जब आप कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको फिर से देख लीजिएगा इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए मुझे। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इंक्लूड्स इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन व्हाइल कैलकुलेशन, यानी जीडीपी जब निकालते हैं तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट हम लोग काउंट करते हैं कांस्टेंट पे। जीडीपी एट करंट गिव
कैन गिव रॉन्ग पिक्चर ऑफ द ग्रोथ इफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज हाई। तो अगर करंट प्राइस पे बात करते हैं तो इन्फ्लेशन ज्यादा है तो जीडीपी गलत डेटा शो कर सकता है। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए कौन सा है आंसर। चलिए, ओके। सो जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस कैन गिव अ रॉन्ग पिक्चर। तो ये जीडीपी कांस्टेंट में इन्फ्लेशन एक्सक्लूड करते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, आंसर आपका बी होगा। आंसर इज 2। आई होप दिस क्लियर। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी की हम बात कर रहे थे। तो नॉमिनल जीडीपी जो करंट मार्केट प्राइस पे होता है, एंड रियल जीडीपी जो इन्फ्लेशन के लिए एडजस्टेड होता है, जो बेस ईयर पे काउंट करते हैं। ठीक है, सो दैट इज द रियल एंड द नॉमिनल जीडीपी। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रॉस नेशनल इनकम में करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, आप ये देख सकते हैं ये डेटा, ये 2021 का है। तो करंट प्राइस आपका करंट मार्केट वैल्यू पे होता है एंड कांस्टेंट प्राइस आपका बेस ईयर पे होता है। कांस्टेंट प्राइस आपका बेस ईयर पे, देखिए आपका करंट मार्केट जीडीपी इतना है और आपका एक्चुअल जीडीपी, रियल जीडीपी काफी कम है। हमारा जीडीपी जो है वो लगभग 3 ट्रिलियन की हम बात करते हैं। ये जो 3 ट्रिलियन है ये करंट की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग इन्फ्लेशन के इफेक्ट को बेस ईयर पे कैलकुलेट करते हैं तो डेटा कुछ इस तरह का हो जाता है। ठीक है, देखिए ग्रॉस नेशनल इनकम है भारत का, ये नेट है, डेप्रिसिएशन को जब काउंट करते हैं, और ये पर कैपिटा इनकम पॉपुलेशन से हम जब डिवाइड करते हैं तो भारत का पर कैपिटा इनकम इतना है 1,26,000 और 1,27,000। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। अब जीडीपी वाई ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट, और ये आपके लिए छोटा सा असाइनमेंट है, इसके बारे में सोचिएगा एंड थिंक करिएगा, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू डू ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्यों ग्रोथ इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ग्रोथ से हमें इनकम की जानकारी मिलती है, ग्रोथ से चीजें का ग्रोथ का हमें आइडिया मिलता है। तो दैट इज हाउ इट इज देयर। अब एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है एंड देन विल स्टॉप फॉर टुडे, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज अबाउट परचेजिंग पावर पैरिटी। अब परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब हम लोग, हमारा जो जीडीपी है भारत का कितना है, 3 ट्रिलियन है, और हमारा जीडीपी जो यूएसए का है कितना है, 21 ट्रिलियन है। अब ये जो जीडीपी है हमारा यूएसए और इंडिया का, ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से हम काउंट करते हैं कि मार्केट वैल्यू क्या है। नॉर्मली आपका नॉमिनल कॉस्ट होता है, यानी नॉमिनल जीडीपी होता है, जो रियल जीडीपी, सॉरी करंट जीडीपी की हम बात करते हैं। तो ये जीडीपी इंडिया का 3 ट्रिलियन है और जीडीपी यूएस का 21 ट्रिलियन है। अब जब जीडीपी हम लोग निकालते हैं तो जीडीपी उस कंट्री के रेस्पेक्ट में होता है, विच मीन्स जीडीपी ऑफ इंडिया, वो इंडियन गुड्स की बात कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। यानी आप जब गुड्स एंड सर्विसेज जब आप प्रोड्यूस करते हो, व्हेन यू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, तो इंडिया की हम बात कर रहे हैं, यानी यहां पे जो प्राइस होगा वो इंडिया की बात करेंगे। और वही चीज अगर जब यूएसए की जीडीपी की बात करेंगे तो वो यहां यूएसए का गुड्स एंड सर्विस का प्राइस की बात करेंगे। बट यूएसए में हर चीज कॉस्टली है, यूएसए में एवरीथिंग इज 2 to 3 टाइम्स कॉस्टली। भारत में कोई सामान आपका 100 रुपए का है तो यूएसए में 400 का मिलेगा या 300 का मिलेगा, क्योंकि जो भारत में आइटम्स है उसका कॉस्ट कम है, इनपुट कॉस्ट कम है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, सैलरीज कम है। यूएसए में एक फॉर्मल इकोनॉमी है तो वहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होता है, कंप्लायंसेस ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी फॉर्मलाइज होती है वैसे वैसे वहां पर लोग की एवरेज इनकम भी बढ़ती है। भारत में एक एम्प्लॉय को 20,000 सैलरी मिलती है और वो एक लेबर का काम करता है। यूएसए में वही सैलरी 6 टाइम्स 7 टाइम्स होगी,
यानी जो इनपुट कॉस्ट होगा यूएस में कहीं ज्यादा होगा। तो ये जो जीडीपी हम यूएसए का निकाल रहे हैं, दैट इज एज पर द इनपुट कॉस्ट ऑफ यूएसए। तो इन दोनों को कंपेयर करना सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर $1.75 है, तो यूएसए में अगर हम उसको यूज करेंगे और आप इंडिया में उसको यूज करोगे, तो दोनों का जो रिजल्ट होगा बहुत अलग होगा। भारत में $1.75 का है, यानी इसमें आप एक मील ले सकते हो, यू कैन हैव अ डाइट, आप एक खाना, एक आप भारत में एक मील ले सकते हो, खाना खा सकते हो बेसिक लेवल पर। बहुत अच्छा नहीं, लेकिन बेसिक लेवल पे खाना आपको मिल जाएगा। लेकिन यही $1 जब यूएस में जाओगे, तो इस यूएस में इसका मील का कॉस्ट मिनिमम आपका $3 to $4 होगा, यानी वहां पे फूड 3 to 4 टाइम्स कॉस्टली है। तो इसलिए हम लोग जब जीडीपी कंपेयर करते हैं, तो मार्केट वैल्यू कंपेयर करना इलॉजिकल हो जाता है। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहेंगे भी हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करेंगे। यानी हम ये बात कहेंगे कि भी जीडीपी को हम कंपेयर करेंगे, क्रय शक्ति समता, यानी परचेजिंग पावर को इक्वेट करेंगे। अगर यूएसए में हर चीज 3 गुनी महंगी है और भारत का जीडीपी 3 ट्रिलियन है, तो अगर हम यूएस से कंपेयर करेंगे और मान के चलिए कि यूएसए में हर चीज 3 टाइम्स कॉस्टली है, एवरेज मान लीजिए हर चीज 3 टाइम्स कॉस्टली है, तो यूएसए के कंपैरिजन में जो जीडीपी होगा, परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी हम जब बराबरी की बात करेंगे, तो 3 into 3 कर देंगे, क्योंकि यूएसए में हर चीज 3 गुना महंगी है, तो उनका 21 ट्रिलियन हमारे 9 ट्रिलियन के बराबर होना चाहिए। सो व्हेन वी कंपेयर द जीडीपी, हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी में हम लोग ये देखते हैं कि भी रिलेटिव लेवल पर प्राइस में कितना डिफरेंस है, और उस मेथड को अकाउंट करके हम लोगों को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी, और आप यहां देख सकते हैं इस फॉर्मूला को। अब इंडिया का जीडीपी कितना है, पहले इसको देखो। जीडीपी मार्केट वैल्यू नॉमिनल 3 ट्रिलियन है, वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट है। यूएसए का जीडीपी कितना है, 22 ट्रिलियन है। चाइना कितना है, 15 ट्रिलियन है। ये लास्ट ईयर का डेटा है, प्री कोविड डेटा है। लेकिन भारत का पर कैपिटा इनकम जो कितना कम है, यूएसए का पर कैपिटा इनकम हमसे 30 टाइम्स है। कैन यू बिलीव दैट? चाइना का हमसे ऑलमोस्ट 3-4 टाइम्स ज्यादा है। तो लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं, तो यूएसए का जो जीडीपी हमारा बेस हो जाता है, हम यूएसए के जीडीपी से कंपेयर कर रहे हैं, और यहीं पे हम, ये मार्केट वैल्यू है, जीडीपी नॉमिनल इज मार्केट वैल्यू। यूएसए नंबर 1 है, नंबर 2 पे चाइना है, 5th पे इंडिया है। जीडीपी की बात करते हैं, मार्केट वैल्यू की बात करते हैं। बट जैसे ही हम परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करते हैं, यानी हम दोनों की जीडीपी को कंपेयर करते हैं खरीदने के लेवल पर, यानी जो सामान इंडिया में ₹100 का है, यूएस में अगर 300 रुपीज का है, तो जीडीपी को हम परचेजिंग पावर के हिसाब से कंपेयर करेंगे, तो उसका जो जीडीपी इंडिया का वैल्यू आएगा, वो आएगा इतना आएगा, 12 ट्रिलियन। यानी यूएस का 22 ट्रिलियन ही होगा, बिकॉज यूएस ही बेस है। तो जो हमारा एक्चुअल जीडीपी है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, वो 12 ट्रिलियन है, और ये नोशनल वैल्यू है, कंपैरिजन में हम लोग यूज करते हैं। ऑफिशियल जीडीपी हमारा 3 ट्रिलियन ही है, बट हम जब कंपेयर करते हैं परचेजिंग पावर के हिसाब से, तो भारत का जीडीपी 12 ट्रिलियन हो जाता है, और ये थर्ड इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। और यहाँ पे हमारा पर कैपिटा इनकम $9,000 पहुंच जाता है। यानी जो कंपैरिजन है यूएसए और इंडिया का, वो बेटर होगा अगर हम जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी पे कंपेयर करें। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो जीडीपी है, यूएसए का जीडीपी उसका 2 टाइम्स होगा, 7 टाइम्स नहीं होगा जब कंपेयर करेंगे। तो ये अलग बात है कि भारत की जनसंख्या उनसे वी आर 4 टाइम्स ऑफ यूएसए। जितना भारत में सिर्फ मिडिल क्लास है, उससे कम यूएसए की पॉपुलेशन है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी। तो ये हम क्यों निकालते हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए भी कि कंपैरिजन कैसे हो रहा है। तो रिलेटिव वर्जन पे अगर हमको जीडीपी कंपेयर करना होगा, तो बेटर मेजर इज जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इस क्वेश्चन को देखिए, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, परचेजिंग पावर पैरिटी exchange rates are calculated by comparing prices of the same basket of goods and services in different country। यानी सेम बास्केट, ये बास्केट है, ये इंडिया में कितने का रुपए का है, मान लो ₹100 का है, यूएसए में कितने रुपए का है, ये 300 रुपीज का है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि कंपेयर करोगे, तो आप इसको कहो कि भी इंडिया में भी ये 300 रुपए का है, तो हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। तो हम लोग सेम बास्केट के प्राइस को कंपेयर करते हैं, इसको बोलते हैं जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी। इन टर्म्स ऑफ डॉलर, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। कौन सा स्टेटमेंट सही है, लॉजिकली अगर देखिए, तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है, परचेजिंग पावर पैरिटी की बात कर रहा है, और ये इंडिया 3rd लार्जेस्ट है। तो स्टेटमेंट 2 गलत है, आंसर आपका ए होगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया, तो दैट आप देख सकते हो यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल सकता है।
तो कॉन्सेप्चुअली अगर चीजें क्लियर हैं तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। और आज के लिए इतना काफी है, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 10th नवंबर से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप एनरोल कर सकते हो। आप मेरा कोड पी सिंह 10 बेटा यूज कर सकते हो। यू कैन यूज माई कोड पी सिंह 10th नवंबर से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, बाइलिंगुअल इंग्लिश। और आप मेंस आंसर राइटिंग का बैच भी ज्वाइन कर सकते हो जो लोग मेंस टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मेरा कोड यूज करके फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा, और मैं आपको पर्सनल लेवल पे 1-to-1 मेंटरिंग प्रोवाइड करूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आई होप दिस क्लियर। जिसको भी लोन चाहिए, आप जीरो इंटरेस्ट रेट पे, जीरो प्रोसेसिंग फी पे लोन भी ले सकते हो, एंड आई कैन हेल्प इन द प्रोसेस। ठीक है, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और वहां से आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। ये मेरा प्लस कोर्स है, एक और प्लस कोर्स आने वाला है एनसीईआरटी का, जिसको आप बाद में कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस के बेनिफिट उठाइए और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आप मुझे रीच आउट कर सकते हो इंडिविजुअल 1-to-1, और मेरे स्पेशल क्लासेस में आप कोई भी मेरे से डाउट पूछ सकते हो। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, ख्याल रखिए, और कल फिर मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में, जहां पर हम लोग इन्फ्लेशन की बातें करेंगे। सो कॉन्सेप्चुअल लेवल पर हम लोग अगले कुछ दिनों में हम लोग सारी बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।